अस्सलाम वालेकुम। बजट के हवाले से आज अब तक की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ा अहम दिन है, बहुत सी तवक्कात वाबस्ता होती हैं आज के दिन बजट के हवाले से। पहली तवक्को तो अवामी की होती है कि आया कौन सा रिलीफ जो है इसमें हमें मुयस्सर आ सकेगा, और बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बजट में उनके लिए स्पेसिफिक मेजर्स अनाउंस हो सकते हैं। हमने इकोनॉमिक सर्वे कल देखा है और उस सर्वे के मुताबिक ये देखा गया है कि खास तौर पर एग्रीकल्चर और आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और एलएसएम तो खास तौर पर गुज़श्ता 2 या 3 साल से या उससे पहले भी मुसलसल एक नेगेटिव हिट उस पर आती हुई नजर आती है। तो बहुत सी तवक्कात हैं आज बजट के हवाले से। मैं जो आज ट्रांसमिशन है हमारी खुशी तौर पर, इसमें नूर आरफीन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर एंकर पर्सन, अली नासिर साहब सीनियर एंकर पर्सन साथ होंगे, मियां जाहिद हुसैन साहब सीनियर तर्ज़निगार हैं, FPCCI के पॉलिसी बोर्ड पे भी हैं, पाकिस्तान बिजनेस एंड इंटेलेक्चुअल फोरम के भी सदर हैं, हमारे साथ स्टूडियो मौजूद होंगे। तो बड़ा अहम दिन है आज का नाज़रीन, क्योंकि ये बड़ा जो कल इकोनॉमिक सर्वे अनाउंस हुआ है, उस सर्वे में अगर आप देखें तो 2.7% की ग्रोथ जो हमने प्रोजेक्ट की है, हमने कहा जी कि हमने अचीव की है। लेकिन दिस इज नॉट इनफ, क्योंकि यहां हम एक मुसलसल लो ग्रोथ फेज में चलते आ रहे हैं। हमें आगे के लिए क्या इस ग्रोथ को हम सस्टेनेबल बना सकते हैं, और साथ में वो जो एक बार फिर कहा जाता है कि हमारी ग्रोथ जब बढ़ती है तो हम दोबारा से एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में आ जाते हैं, क्योंकि आवाजें कुछ ऐसी हैं कि कुछ इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे और शायद फिर दोबारा हम उस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में चले जाएं। तो क्या ऐसे खदशात दोबारा मौजूद हैं? इन्फ्लेशन का जो बॉम्ब है उसको हमने कंट्रोल किया, लेकिन नंबर्स में तो कंट्रोल हुआ, लेकिन बाकी में आवाम तक जो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जाना चाहिए माशी तरक्की का या महंगाई में कमी का, वो आखिरकार कब पहुंचेगा, ये बड़ा अहम तरीन सवाल होगा। साथ में क्योंकि जो ये पूरा जो बजट है इसमें एक अहम तरीन स्टेक होल्डर जो होगा वो आपका, चाहे हुकूमत या जो भी स्टेक होल्डर्स के हैं, कि IMF की शराइत नहीं होती या IMF हमें ये डिक्टेट नहीं करता कि आपको ये करना है या ये नहीं करना, लेकिन IMF इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स इन ऑल दिस। हम तकरीबन 14 ट्रिलियन रुपीस का एक टारगेट रखने जा रहे हैं FBR का। ये टारगेट रखना तो आसान है, लेकिन इस टारगेट को अचीव करना कितना मुमकिन है नहीं है। तकरीबन हम कह रहे हैं कि 600 साढ़े 600 अरब इंक्रीमेंटल टैक्स रेवेन्यूज उसी टैक्स बेस से हम कलेक्ट करेंगे। तो आया ये मुमकिन है भी या नहीं है, ये बड़ा अहम सवाल होगा, और किस तरह से मुमकिन होगा। देखिए, 2 अप्रोचेस की बात हो रही है। एक कहा जा रहा है कि हम इक्विटी के बुनियाद के ऊपर वो सेक्टर्स जो कि टैक्स नेट में नहीं है उन पे कुछ छोटे कम स्लैब्स लगाकर उनको टैक्स नेट में लेकर आए। कुछ नॉन फाइलर्स पर भी मजीद कर्व्स और मजीद मेजर्स की बात हो रही है कि उन पर ये पाबंदी लगा दे, उन पर ये पाबंदी लगा दे, लेकिन क्या वो इफेक्टिव हुई है इससे पहले और क्या अब इफेक्टिव हो सकती हैं? साथ में अगर हुकूमत एग्रीकल्चर को टैक्स नेट में लाए बगैर अपना टैक्स नेट बढ़ाने का सोच रही है दायराकार, तो वो किस तरह मुमकिन होगा? और फिर आज इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह जरूर अहम तरीन बात होगी कि PSDP एलोकेशंस के ऊपर भी कि जो गवर्नमेंट ने फिर दोबारा 1 ट्रिलियन की तकरीबन बात की है। नंबर्स तो अच्छे रख देते हैं, इंप्लीमेंट कितने होते हैं? लास्ट ईयर भी शायद 300 साढ़े 300 अरब हुए हैं। इस तमाम पॉइंट्स पर और बजट के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी, यानी दौरान गुफ्तगू जिस तरह अपडेट्स आती रहेगी, बजट स्पीच, उस पर प्री बजट एनालिसिस, पोस्ट बजट एनालिसिस, तमाम सेक्टर्स की राय क्या है आज बजट के हवाले से, चाहे वो गाड़ियों के शोबे से मुताल्लिक हो, टेक्सटाइल हो, एग्रीकल्चर हो, वो सब आपके सामने आज तज्ज़िया तबसरे हाजिर करेंगे। मियां जाहिद साहब, पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हुए आपकी अपनी तवक्कात क्या वाबस्ता है आज इस बजट के हवाले से, खासतौर पे इंडस्ट्रियल सेक्टर के हवाले से अगर बात करें, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं इन दिस बजट? क्या आपके प्रो या फेवर में हो सकता है आज बजट? मियां साहब। मियां जाहिद साहब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? मियां जाहिद साहब हमें सुन नहीं सकते। मैं नूर आरफीन साहब, आपसे पहले आगाज करते हुए आपकी अपनी तवक्कात या आप क्या समझते हैं कि आज बजट के दिन क्या अहम डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, क्या फाइनेंशियल लैंडस्केप में? जनाब, तवक्कुआत तो दरकिनार 2 खबरें मेरे पास मौजूद हैं, मैं उन्हीं को स्टडी कर रहा था। बजट में टैक्स चोरों और नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की तैयारी। अब अगर सारे टैक्स चोरों के गिर्द घेरा तंग हो गया तो ये तो बड़े ख़तरात वाबस्ता हो जाएंगे, अल्लाह रहम करे। दुआ कीजिए कि मैं इस खबर की डिटेल में ना जाऊं। नॉन फाइलर्स को कहा जा रहा है कि जी ये बैंक से 50,000 रुपये से ज़ायद अगर निकलवाते हैं तो टैक्स की शरह जो है वो दोगुनी हो जाएगी। ये भी अच्छा है, ठीक है। बैरून मुल्क सफ़र भी मुमकिन नहीं होगा। इससे कौमी तरक्की में, कौमी वहदत में कैसे इजाफा मुमकिन है, ये ज़रा समझ से बालातर है। दूसरा ये बताया गया है कि यूट्यूबर्स और फ्रीलांसर्स को भी रेडार पर ले लिया गया है। यूट्यूबर्स को क्या फैसिलिटी दे रही है गवर्नमेंट? यूट्यूबर्स को क्या आप फैसिलिटेशन दे रहे हैं अब तक, ये मेरी समझ में नहीं आया। इसलिए यूट्यूबर्स को आप टैक्स नेट में ले करके और यूट्यूबर्स से क्या कुछ कर पाएंगे? वो यूट्यूबर्स के जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान भी जहर उगलते रहे, पाकिस्तानियों की वहदत के ख़िलाफ़, मुल्क की यकजहती के ख़िलाफ़ जहर उगलते रहे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अभी तक
मैंने तो नहीं देखी, अगर आपने कुछ सुना हो तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपने सवाल को वापस ले लूँ। लेकिन यूट्यूबर्स का हाल ये, मैं खुद भी अभी 2.5 साल पहले तक यूट्यूबर ही रहा हूँ, तो जब कोई मामला होता है तो हम गूगल बाबा को ईमेल लिखते हैं, उसके बाद वहाँ जो इंडियंस अल्लाह मारे बैठे हैं, वो प्रकाश, वो चोपड़ा, वो फलाना, वो ढिमकाना, वो हमारी जो भेजी हुई दरख्वास्त है उसको रद्द करके और हमें पाकिस्तानी होने की सज़ा यूँ देते हैं कि हमारे चैनल के साथ जो है सवा सत्यानाश हो जाता है। यूट्यूबर्स की कमाई के ऊपर कैसे हमारी मईशत डिपेंडेंट है, ये समझ में नहीं आ रहा। बाकी अब देखिए मियाँ जाहिद साहब अगर शरीक गुफ्तगू हो सकें ताकि मेरे सवालात का दायरा थोड़ा सा कम आवाज़ बढ़ाए। तो मियाँ जाहिद साहब आप तक अब आवाज़ पहुँच रही है, तो पहुँच रही है मियाँ जाहिद साहब आप तक आवाज़ स्लो आ रही है आपकी मुझे। चलें इसको, यानी अगर सवाल आप तक पूछा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के हवाले से पनूल आरफी साहब ने तबसरा किया, आप तक पहुँचा ये आवाज़? नहीं आ रही। अच्छा अली नासिर साहब, आपकी तरफ भी आते हुए, क्योंकि अभी नूर आरफी साहब ने जिक्र किया है कुछ स्ट्रिंजेंट मेजर्स का जो खास तौर पे नॉन फाइलर्स के लिए हम रखने जा रहे हैं। अच्छा ये कोई पहली बार नहीं है जो हम सुन रहे हैं नॉन फाइलर्स वाला, ये हर दफ़ा होता है, कुछ हुए भी इम्प्लीमेंट, घर खरीदने पाबंदी, गाड़ी खरीदने पाबंदी, बैंक ट्रांजेक्शन पर। अब तो कहा जा रहा है कि बैंक ट्रांजेक्शन पर वैसे भी कोई टैक्स फीस लगाई जा सकती है रेवेन्यू बेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमें 14 ट्रिलियन जमा करना है। आर दीज इफेक्टिव अली, आपको लगता है, या फिर ये सिर्फ ये कुछ डिटरेंस होती है, ऐसे ये नहीं होती? नहीं सफान साहब, ये बस ऐसे ही आप समझे कि कहानियां होती हैं। पहले तो ये पता कर लें कि कितने वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान में आए जो वज़ीर ख़जाना बनने से पहले या अपने वज़ीर ख़जाना बनने से एक दिन पहले टैक्स पेयर रहे हों, क्योंकि ये एक बड़ी अजीब सी बात होती है। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, मुझे किसी ने बताया था जब लोग ओहदे पर हों तो उनके खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये नॉन फाइलर, फाइलर, टैक्स पेयर, नॉन टैक्स पेयर, ये खाली कॉस्मेटिक चीज़ें। असल चीज़ जो आपने शुरू में भी निशानदेही कर रहे थे, ये बेसिकली पाकिस्तान की मईशत जो है उसका जीडीपी टारगेट ना मीट कर पाना बहुत बड़ा फेलियर है। और इस फेलियर की बुनियादी जो रीज़न रही है वो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को किसी तरह इस तरह से नत्था करना था कि गवर्नमेंट की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पर अगर क्रिटिसिज्म करें तो इसके माने ये है कि खुदा न खास्ता हम इदारों पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और इसका हुकूमत ने भरपूर फ़ायदा उठाया, थर्ड क्लास कारकर्दगी दिखाई। और थर्ड क्लास कारकर्दगी दिखाने के बाद आप देखें जीडीपी टारगेट ना मीट होना, कल तो हमदर्द लोग भी अली एक बात शर्म खा गए जी। हम जो टारगेट की बात, ये 3.6% टारगेट था, 2.7% पे हम नंबर्स के साथ बताएं तो गवर्नमेंट इस तरह फेल हुई कि वो अचीव नहीं कर सकी, यही बात है ना? नहीं, ये बहुत पुअर, दिस इज वन ऑफ द पुअरेस्ट परफॉर्मेंसेस। और ये रीजन, ये फेलियर के पीछे ये है कि जब आप ओवरसाइट नहीं रखेंगे जी, जब आप ओवरवॉच नहीं कर पाएंगे, जब आप क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे कि गवर्नमेंट इतनी घटिया पॉलिसियां बना रही है जिसकी वजह से बाद में शर्मिंदगी होगी, और इसको नत्था कर दिया गया ना। देखिए दिफाई कारकर्दगी हमारी वीआईपी रही, इसका मतलब हमारे इदारे वीआईपी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, हम उनको सलूट करते हैं, लेकिन हुकूमत की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को किसी तरह उसके साथ नत्था करके अब आप देखें बिजनेसमैन। थोड़ा सा और इसकी डिटेल में जाएं क्योंकि आप समझ भी रहे हैं। ये मुझे बताएं कि हम जब कह रहे हैं कि 2.7% रही, 3.6% नहीं रही, तो मेन ड्राइवर्स क्या थे, या मेन हिट कहां से सर? थी? जो सबसे बड़ी, या कौन से सेक्टर्स में आप? सर अभी तो ये कम खुली है, अभी अगर ये मामला खुल गया तो फिर लंबी बात हो जाएगी। जैसे नूरुल आरफीन साहब कह रहे थे कि मैं तो महदूद कर रहा हूं मामले को क्योंकि वक्त आपका कम है। आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में आप हमेशा गुरूर तकब्बुर करते थे, वहां पर भी मामला खराब हो गया। आपने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत नारे मारे। आप मुझे ये बताएं, आपने फिगर्स कहां से निकाल ली? अगर आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है तो आप मुझे बताओ, आपका जीडीपी कुछ और दिखा रहा है, आप हमसे कुछ और कहलवा रहे हो। सैफान साहब देखो, ये पैराडॉक्स क्रिएट हो जाता है। अभी क्या पैराडॉक्स है, हमारी ट्रस्टवर्दीनेस पे क्वेश्चन आ जाएगा। अभी कोई भी देखें, अभी कोई भी औरंगजेब साहब को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। मैं और आप भी बैठ जाए ना कि एक टेक्नोक्रेट आया, उसने ऐसी की तैसी कर दी मईशत की। देखें सबसे, आप देखें मशवरे किनसे ले रहे हैं? फेलियर तरीन फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का असद उमर, इससे ज्यादा बड़ा फेलियर आज तक नहीं रहा। सबसे बेकार फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का, वो सलाह मशवरे दे रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब जब खुद फाइनेंस मिनिस्टर थे फोन नहीं उठाते थे, अब बच्चों की सालगिरहों पर भी चले जाते हैं केक काटने के लिए, मशवरे देने के लिए। दोनों नालायक तरीन फाइनेंस मिनिस्टर वो मशवरे दे रहे हैं बजट कैसे ठीक होना चाहिए। और माजरत के साथ देखें, ये रिफ्लेक्ट करती है पीएमएल-एन की परफॉर्मेंस पर। हमें ये देखना पड़ेगा कि इस वक्त इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी डिवाइस करनी चाहिए थी कि आपने जो अपने लिए जीडीपी टारगेट रखा है आप उसको सरपास करते हैं ना। आपने डबल और मुसलसल 2 या 3 साल से देख रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा,
टैक्स पेयर की तादाद दुगनी कर दी, बिल्कुल। आपने दुगनी कर दी, फिर भी आपकी जीडीपी की कारकर्दगी ये आ रही है, आप मुझे बताओ। ट्रू, वेरी ट्रू। और फिर यदि बर्डन बढ़ता जा रहा है, आप तनख्वाहदार तबके पे खास तौर पे 182 अरब ज्यादा उन्होंने टैक्स दे दिया। मियां जाहिद साहब साथ हैं। मियां जाहिद साहब, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है सर? आ रही है सर फरमाएं कि जो हमारी जो अभी नासिर साहब ने भी फरमाया और बिल्कुल दुरुस्त कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी, हमने टारगेट रखा, कुछ अचीव 2.7% हुआ, वो उस पर भी हम कुछ ऑप्टिमिज्म ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वी हैव फेल्ड इन इट। लेकिन ये मुझे बताएं कि रीजंस क्या रहे? एग्रीकल्चर और एलएसएम तो खास तौर पे आपका शोबा है, तो मुझे बताएं क्यों इतना नेगेटिव हिट है सिंस लास्ट 2-3 ईयर्स? देखें, बात यह है कि अभी मैं जो तबसरा सुन रहा था, जिसमें उन्होंने कहा दोस्त ने कि जी वो पाकिस्तान के नाकाम तरीन वज़ीर ख़जाना है और नून लीग की कारकर्दगी जो है वो बहुत ही पुअर है। मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूँ। वो ये कि देखें, पाकिस्तान जो है आज से 2-2.5 साल पहले तो डिफ़ॉल्ट पे था और हम ये देख रहे थे कि आज श्रीलंका बना या कल श्रीलंका बना, और 38% पे थी इन्फ्लेशन, और 1 या 1.5 अरब डॉलर के हमारे रिजर्व थे। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं तो मुझे तो ये बिल्कुल ही इनकलाब नज़र आता है हमारी इकॉनमी में कि कहाँ हमारी इकॉनमी -2% थी, कहाँ 2.68% पे आ गई, कहाँ हमारे जो रिज़र्व थे वो 1-1.5 अरब डॉलर थे, कहाँ 13 अरब डॉलर पे आ गए, कहाँ महंगाई हमारी 38% पे थी, फिर 22% पे हुई और अब 4.6% पे आ गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस पर बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हुई है। 2100 अरब रुपए का हमने रेवेन्यू भी इकट्ठा किया है। ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। और फिर IMF के प्रोग्राम भी 2 हमने सिक्योर किए ऊपर नीचे, और उससे इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस और इंटरनेशनल मार्केट में भी कॉन्फिडेंस हमारा रिस्टोर हुआ। ये तो हैं उसके पॉजिटिव पॉइंट्स। लेकिन अगर हम देखेंगे रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, तो वो बात आपकी दुरुस्त है कि हमने अगर 3.6% का GDP टारगेट रखा था तो 2.68 या 2.7 हमने अचीव किया है, तो उसमें ज़ाहिर है कि हमें उसमें खामी है या हमें और रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। फिर इसी तरीके से अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो सिर्फ कॉटन में हमारा 30% डिक्लाइन हुआ है और ओवरऑल हमारा -19% है एग्रीकल्चर में। इसी तरीके से अगर हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं तो वो भी कोई 1.5% हुआ है। तो आल दो हमने जो एग्रीकल्चर है उसमें 5 जो मेजर क्रॉप्स हैं उसके टारगेट हमने मिस किए हैं, लेकिन ओवरऑल जो हमारी उसमें आई है ग्रोथ वो भी कोई 4.5% आई है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें मिक्स सिग्नल्स हैं इकॉनमी के। जो असल बात जिसके ऊपर हम बिज़नेस कम्युनिटी वरीड है वो ये है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कोई 27 अरब डॉलर का है, और वो हम मेकअप करते हैं जो हमारी फॉरेन रेमिटेंसेज हैं उसके ज़रिए। अब फॉरेन रेमिटेंस भी इस गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ 38 बिलियन डॉलर जो है इस साल आ रहा है हमारे पास। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब इसमें भी अगर हम चाहें कि गवर्नमेंट को क्रेडिट ना दें तो फिर हमारी मर्ज़ी है कि हम ना दें, किसी भी चीज़ का क्रेडिट ना दें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारा 27-28 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है और वो हम मेकअप करते हैं इस फॉरेन रेमिटेंस के ज़रिए, तो ठीक है, अभी हमें उसकी एक ब्रीदिंग तो मिल रही है। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में हालात एडवर्स हो जाएं, कोई और सिचुएशन हो जाए, तो फिर ये एक बड़ी वल्नरेबल चीज़ है। इसका मतलब है कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स के मसल जो हैं उनको बिल्डअप करना चाहिए। उसके लिए हमें चाहिए कि हम ये जो ट्रेड डेफिसिट है इसको हम ख़त्म करें, और ये ख़त्म तब होगा जब हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमने जो टारगेट रखा है वो कोई 35 अरब डॉलर रखा है। लेकिन मियां साहब, मैं माजरत है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और साइकिल आपने चेन सही समझाई है, लेकिन फिर बात वहीं पे आएगी कि LSM क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, या LSM की ग्रोथ क्यों नहीं सेटिस्फैक्ट्री आ रही। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर हम उसको ब्रेक डाउन करके बताएं नाजरीन को कि वजह क्या है आपके नज़दीक। ये हायर पावर टैरिफ्स हैं, ये आपकी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, या डिमांड ओवरऑल गिर रही है? क्या रीजंस हैं, या ये मजमूआ इन तमाम रीजंस का जिसकी वजह से LSM कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? पॉलिसी रेट भी कम हुआ है, लेकिन क्या वजह है कि रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है LSM के ऊपर? जी हाँ, देखिए LSM की जो ग्रोथ है हमारी वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है जी। हमें उसमें बढ़ाना चाहिए और वो बढ़ सकता है। और उसकी वजह जो आपने जैसे अभी कहा कि उसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी बिजली की कीमत है, गैस की कीमत है और मार्कअप रेट्स हैं। तो ये तो हो गई हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। फिर इन चीज़ों की सप्लाई कंसिस्टेंट नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं ये। और फिर अगर इसको भी हम और लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारा जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम वर्ल्ड में 108वें नंबर पे आते हैं। तो हमें इसमें छोटे छोटे जो इरिटेंट्स हैं एक तो उनको ठीक करना चाहिए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को ठीक करना चाहिए, और सप्लाई साइड जो है उसमें कंसिस्टेंसी करनी चाहिए। उसमें जो बड़े बड़े तजर्बात हम करते हैं, फॉर एग्जांपल
हमने एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम जो है जी। वो हमने एक तजर्बा किया जो एक बड़ा अच्छा तजर्बा है, जो दुनिया में कामयाब तरीन तजर्बा है, मगर उसमें भी फिर हमने एडॉकिज़म शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें अगर हम उनको देख लें एक ही दफ़ा में, बिज़नेस कम्युनिटी को साथ बिठा के, और ये चीज़ें हम फाइन ट्यून कर लें। असल में हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम अपनी जगह पे हैं, जैसे बिजली और गैस जो है वो एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और उसको हमें ठीक करना होगा, क्योंकि 1000 अरब रुपए तो हम उसमें लॉस करते हैं साल स्ट्रक्चर का। वाली बात है नूर हाफिज़ साहब, इस पे मैं आपका भी मौके, क्योंकि हमने जो जिस गवर्नेंस की बात हो रही है खास तौर पे स्ट्रक्चरल स्टैगफ्लेशन की, यानी एक जगह रुकी हुई चीज़ें, वो प्राइवेटाइजेशन के मामलात हों, वो स्टेट और एंटरप्राइजेस के लॉसेज हों। अब जो भी लॉसेज है स्टेट और एंटरप्राइजेस के, वो हमने कहा प्राइवेटाइज करेंगे, प्राइवेटाइजेशन में भी हमारा स्कोर कार्ड इतना अच्छा नहीं रहा। तो ये जो गवर्नेंस के हवाले से अली नासिर साहब इशू कह रहे थे, खास तौर पे जिसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं या इनएफिशिएंसीज हैं महकमों की जो खत्म करनी है, तो हमारा स्कोर कार्ड वहां क्या रहा आपकी नजर में? नूर आरफी साहब किधर खड़े हैं हम लोग इधर? देखें SOEs, नूर आरफी साहब से पूछा हूं जी मियां साहब का मौका दें। नूर आरफी साहब जी। SOEs जो हैं इसमें तकरीबन हम सर अगर मियां साहब मैं नूर आरफी साहब का मौके लूं फिर आपकी तरफ आता हूं। नूर आरफी अच्छा साहब। जी, ठीक। जी सर, नूर आरफी साहब। अमीर शहर के तन पर लिबास बाकी है, फ़कीर शहर के तन पर लिबास बाकी है, अमीर शहर के अरमा अभी कहाँ निकले। कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं है। वो कुर्बानी का हिस्सा जो हमने इस साल 30,000 रुपये में लिया है, वो किसी ज़माने में 3,000 रुपये में भी लिया जाता था। तो हुकूमती परफॉर्मेंस मेरा ख्याल है उसका इंडिकेटर, अगर आप ये भी कबूल कर फरमाएँ तो भी ठीक है। मियाँ जाहिद साहब की आवाज़ इतनी वाज़े तो नहीं सुन पा रहा था, लेकिन उन्होंने इसरार किया एक जगह कि अगर आप हुकूमत को क्रेडिट ना देना चाहें तो हुकूमती क्रेडिट, मैं मुसलसल यही पढ़ रहा हूँ, ये सकील किस्म की गुफ्तगू चूँकि मेरे सर के 5 फुट ऊपर से गुजर जाती है, इसलिए मैं इस पर ध्यान भी नहीं देता। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के लिए तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान जितना हराम खाते हैं, अगर उसका 10% ही रोक दिया जाए तो मेरा ख्याल है जमहूरियत और जमहूर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन इसमें से कम 10% अफसरान जितनी पूरी ज़िंदगी कमा खा गए, कल एक जगह बैठा हुआ था तो पता चला कि वो बहुत अच्छी पोजीशन से रिटायर हुए हैं और रिटायर होने के बाद उनको एक बहुत अच्छी जगह से और जूते मार करके ले जाया गया। उनके पास से ज़्यादा नहीं, महज 2 करोड़ रुपए बरामद हुए। ये 2 करोड़ रुपए वो हैं जो शो हो रहे हैं, जो मुस्तहिकीन में बढ़ गए होंगे उसकी बात कोई नहीं कर रहा। अभी कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन अगेन वही वाली बात के बच बचा करके, अभी अली नासिर ने कहा तो मैं इस बात का सहारा लेकर के और आगे बढ़ूंगा ताकि गर्दन अली नासिर की मारी जाए, मैं बच निकलूं। कि जब हम बात करते हैं हुकूमती परफॉर्मेंस की, तो हमें यह क्यों बताना पड़ता है कि हम जमहूरियत दुश्मन नहीं हैं। भाई ये जमहूर दोस्ती भी तो हो सकती है। मेरे सरकार ज़रा थोड़ा सा इस तरफ भी तवज्जो दीजिए। आज के अखबार में शय सुर्खी है, और ये मैंने नहीं छापा अपने घर में, रवां बरस 7.25 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। अब ये 7.25 लाख कौन है भाई? इनकी आंखों में मोतिया उतर आया था। इनको पाकिस्तान में होने वाली वो माशी तरक्की, वो इंडिकेटर्स, वो अल्फाज का गोरख धंधा 25 साल की उम्र का था मैं जिस वक्त मैंने पहली मरतबा शॉर्टकट अजीज़ नामी एक वज़ीर आज़म को एक अजीब ऑल फॉल, एक अजीब जाहिलाना किस्म की प्रेजेंटेशन या OICCI में देते देखा था। मैं उसका मीडिया एडवाइज़र था, और जिस वक्त उस एयर कंडीशनड कमरे से हम बाहर निकल करके अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे, मुझे लग रहा था वाकई सब कुछ ओके है। लेकिन मैं जैसे ही उस दफ्तर से बाहर निकला तो एक अजीब ही दुनिया मेरी मुंतज़िर थी। बिल्कुल आज भी सूरत हाल कुछ वैसी ही है। भाई KP से 2.25 लाख लोग मुल्क छोड़ गए। सबसे ज्यादा पंजाब से 4 लाख लोग जो हैं वो जा चुके हैं। इस मौजूद में साहब कि ये जो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी अलग है और जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल अलग पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसमिशन जारी है बजट की खुसूसी तज्ज़िये, तबसरे, प्री बजट एनालिसिस और बजट स्पीच के बाद पोस्ट बजट एनालिसिस। आप देख रहे हैं बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन अब तक पर, और हम इस पे जो गुफ्तगू हो रही है कि बजट के हवाले से हमारी तवक्कात इस बजट में क्या है, टैक्सेशन के हवाले से तवक्कात क्या है, इस पर इस हिस्से में ज़रूर गुफ्तगू करते हैं। हमने इकोनॉमिक सर्वे कल देखा, कुछ नंबर्स हैरानकुन थे। मियां जाहिद साहब आपकी भी रोशनी और तमाम जो हमारे साथ हमारे जो सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं प्रोग्राम में, को एंकर्स मौजूद हैं उनकी भी, हमने तकरीबन टैक्स एग्जेम्पशन की जो फिगर थी वो मैं देख रहा था 2018 माली साल 2018 में तो तकरीबन 540 अरब रुपए थी।
वो बढ़कर माली साल 2025 में, यानी अब जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, वो 5.84 यानी तकरीबन 5800 जो है आप समझ रहे हैं कि बिलियन हो चुकी है। ऑलमोस्ट 10 गुना जो है वो बढ़ चुकी है मियां जाहिद साहब। जो टैक्स एग्जेम्पशंस दे रहे हैं जिसमें पेट्रोलियम पर हैं, दीगर सेक्टर्स पे हैं, तो इतने बड़े भारी भरकम बोझ के साथ एग्जेम्पशंस के, और IMF भी हमें कह रहा है कि आप इनको खत्म करें, हटाएं, हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं? और ये बताएं कि ये 14 ट्रिलियन का टैक्स टारगेट हम कैसे अचीव करेंगे मियां जाहिद साहब? क्या स्ट्रैटेजी हमें अपनानी चाहिए? देखें, जो पिछला टारगेट था हमारा वो एक्चुअली था 12,900 अरब रुपए का जी, जिसमें हमने फिर उसको डाउनवर्ड रिवाइज किया और वो 12,300 किया, और अब वो अचीव जो होगा 11,800 होगा। तो तकरीबन हमने ओरिजिनल जो टारगेट था उससे 1,1100 अरब रुपए कम टैक्स कलेक्ट किया है। अब हम जो रेवेन्यू टारगेट रखने जा रहे हैं वो 14,300 अरब गालमन रखने जा रहे हैं। तो 11,800 और 14,300, इसका मतलब है 2,500 अरब रुपए के हम इसमें रेवेन्यू मेजर्स नए बजट में हम ले रहे हैं। और जो आपने टैक्स एग्जेम्पशन की बात की 5,000 अरब रुपए के, तो वो भी जाहिर है कि उसमें गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट ये है कि ये जैसे फूड आइटम है और इस टाइप के बहुत सारे आइटम हैं, तो उनके ऊपर अगर हम लगाते हैं तो फिर उसमें इन्फ्लेशन होगी। तो वो एक बहरहाल उसमें भी दो राय हैं कि किस हद तक जाना चाहिए, किस हद तक नहीं जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे जैसे आपने ये पैकेज दूध के ऊपर पिछले साल आपने सेल्स टैक्स लगाया, तो उसमें टोटल जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो 80 अरब रुपए है, वेयर एज के जो बेंचमार्क हाई हो गया उसकी वजह से 1,300 अरब रुपए का फ़ायदा जो है वो ग्वाले को हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें फ्लिप के दोनों साइड पे हमें उसको देखना पड़ता है। अच्छा, अब ये रेवेन्यू टारगेट अचीव कैसे होगा? अब अचीव इस तरह होगा, मेरा ख्याल है कि उसमें फिर एनफोर्समेंट मेजर्स होंगे, फिर हमारे जो शॉपकीपर्स हैं या होलसेलर हैं वो फिर नेट में से बाहर चले जाएंगे, उनके अपने प्रेशर ग्रुप्स हैं वो उस सिस्टम में आते नहीं। एग्रीकल्चर में आपने 500 अरब रुपए का तखमीना रखा है कि इस साल आपको 500 अरब रुपए एग्रीकल्चर से मिलेंगे, अब वो भी थोड़ा सा डाउटफुल है। लेकिन IMF का बहरहाल प्रेशर है कि आप इसको नहीं, तो वो फिर वही बात है ना सर, फिर वो एंड में आके फिर किससे होगा कलेक्ट? क्योंकि एग्रीकल्चर भी डाउटफुल है, फिर हम एग्जेम्पशंस भी खत्म नहीं कर पाते हर दफा कहते हैं, और वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो आप कह रहे हैं FBR में वो बाबू अप्रोच है ही नहीं सर, वो सोच सके कि हमें किस तरह इस टारगेट को अचीव करना है। नहीं देखें, आधे केपेबल है ना ये कर सकें। नहीं देखें, बात यह है कि ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं हम एनफोर्समेंट के ज़रिए ज़बरदस्ती तो मैं नहीं समझता कि हम टैक्स नेट में लोगों को ला सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये होगा, इंसेंटिवाइज करना होगा और डिजिटलाइज करना होगा। आप अगर अपनी इकॉनमी की तमाम ख़रीदो फरोख्त को डिजिटलाइज कर देंगे, चाहे वो होलसेल हो, चाहे कंजम्पशन हो, चाहे रिटेल हो, तो सबको अगर आप डिजिटलाइज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ट्रू फिगर रिफ्लेक्ट होंगे और उसके ज़रिए से फिर आप अपना टैक्स ले सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है आप अगर ड्यूरेस करें, क्वेश्चन करें, लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती करें, एनफोर्समेंट करें, लोगों की फैक्ट्रियों के ऊपर स्टाफ बिठा दें। अभी जो ऑर्डिनेंस आया ऑर्डिनेंस 4 ऑफ 2025, तो वो उसकी बेहतरीन मिसाल है कि आप किस तरीके से ड्रैकोनियन लॉज ला रहे हैं। और इस तरह के लॉज ला के मैं नहीं समझता कि आप एक अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट बना सकते हैं। असल ज़रूरत यह है कि आपको केक साइज बढ़ाना बात तो आप दुरुस्त कर रहे हैं सर, लेकिन मैं अली आपका भी इसे मौक़िफ़ चाहूँगा कि हम ये कह रहे हैं कि इन्फोर्समेंट, और सही कह रहे हैं मियां साहब कि इन्फोर्समेंट इज़ नॉट द सोल्यूशन, इंसेंटिवाइज करें, लेकिन ये जो माइंडसेट है जो प्रिवेल करता है हमारी जो डिसीजन मेकर्स है उनमें, तो वो माइंडसेट कैसे चेंज होगा कि उनको इन्फोर्समेंट से ही, हम तो देखते आ रहे हैं सालों से, आपको साल हो गए, कई साल मुझे हो गए, मुलाफी साहब को हो गया, कि एक ही अप्रोच है कि हम टारगेट रखते हैं फिर इन्फोर्समेंट करते हैं, तो हम इंसेंटिवाइज की तरफ तो गए ही नहीं कभी। कि आप चले जाएंगे अली नासिर साहब? देखें, मैं एक बेसिक बात करूंगा, FBR की परफॉर्मेंस पर हर कोई क्वेश्चन मार्क लगाता है। सही किया, गलत किया, अपना काम करके दिया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने टारगेट मिस किया है, लेकिन एक अनरियलिस्टिक टारगेट के इतने नजदीक पहुंच जाना FBR की एक मेजर अचीवमेंट है। मैं डेफिनेटली उनको क्रिटिसाइज कर सकता हूं उनकी गलती के ऊपर कि थोड़ी हाई हैंडेडनेस उन्होंने यूज की, लेकिन आप बाकी चीजें तो देखें ना। इसका मतलब FBR ने अपने टारगेट के आसपास पहुंच गया, बाकी इदारों की परफॉर्मेंस भी तो हमें जज करनी है ना। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ FBR ही तो बुरा नहीं हो सकता। इंडस्ट्री, अभी आपने जैसे मेंशन किया इकोनॉमिक सर्वे का, इकोनॉमिक सर्वे के जितने सेक्टर्स हैं ये गवर्नमेंट के हाथ में तो नहीं है। इसका मतलब ये फेलियर प्राइवेट सेक्टर का है। प्राइवेट सेक्टर झंडे और बैनर लगाने के बजाय अगर अपनी फैक्ट्रियां चलाए, उनको मौसर बनाए, प्रोडक्टिविटियां बढ़ाए, इसके बजाय कि बड़े बड़े इश्तिहार लगाए अखबारों में, नारे लगाए और तकरीबात करे, इसके बजाय अपनी फैक्ट्रियों में काम करे, अपने मजदूरों पे फोकस करे,
अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करके फिगर्स और नंबर्स में प्रूव करे। गवर्नमेंट ये फैक्ट्रियां नहीं चला रही, ये फैक्ट्रियां इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन चला रहे हैं। ये बैंक से जो लोन्स लिए जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की कारकर्दगी है। प्राइवेट सेक्टर को अगर शिकायत थी तो वो बोलती, प्राइवेट सेक्टर की तो जुबान नहीं रुक रही थी तारीफें करते करते हुकूमत की। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सारा जो मलबा गिरा है ये इस वजह से आया। देखिए, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को मैं इतना क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, उनकी पॉलिसी मेकिंग को कर सकता हूं, उनकी पॉलिसीज गलत हो सकती हैं। परफॉर्मेंस प्राइवेट सेक्टर की मिजरेबल परफॉर्मेंस रही है, बुरा ना मानिएगा। अब हो सकता है उनके पास बहाना हो कि हालात ठीक नहीं थे, वाकयात ठीक नहीं थे, लेकिन मियां जाहिद साहब भी सही फरमा रहे हैं कि हुकूमत से ये मुतमईन है। इसका मतलब अगर ये हुकूमत से मुतमईन है। अली, प्राइवेट सेक्टर में आप एलएसएम की बात कर रहे हैं, आप सर्विसेज इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर की बात कर रहा हूं। अच्छा। और देखें, इसमें सर्विसेज सेक्टर ने भी आपके कोई मेजर अचीवमेंट नहीं मारी। ये अगर इन्फ्लेशन के नंबर्स रियलिस्टिक हो जाएं, इन्फ्लेशन के नंबर ऐसे होते हैं सर, बिल्कुल खाने में नमक की तरह होती है इन्फ्लेशन। तो खाना वही जो पिया मन भाई ना, तो माजरत गलत निकल गई, जरबल मिसल, मेरे ख्याल नूरुल आरफीन साहब इस्लाह कर देंगे। बात यह है कि हमें जिस चीज को समझना है वो ये है कि अपनी मर्जी की हम इन्फ्लेशन निकाल लेते हैं सर। इंडस्ट्रीज के प्रेशर में आ गए, इन्फ्लेशन के गलत नंबर्स दे दिए ताकि इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। अगर यकीन करें, अगर इन्फ्लेशन के सही नंबर्स दे दिए गए तो इंटरेस्ट रेट भी कम नहीं हो पाएगा और ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट आई है ये भी नहीं आएगी। ये मैं आपको इतनी बड़ी बात कह रहा हूं। लेकिन अब बात यह कि हम भी मजबूर हैं। लेकिन अगर मियां जाहिद साहब की हर बात मान ली जाए कि ठीक है गवर्नमेंट बहुत अच्छी थी, उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, इसका मतलब फिर बिजनेस कम्युनिटी फेल हो गई, इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे फेलियर हैं, हमारे बिजनेसमैन फेलियर हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छी पॉलिसियां बनाई थी। गवर्नमेंट मैं चाहूंगा अच्छी पॉलिसियों के दौरान बड़ी बात नहीं, मैंने आम बात की है। देखिए, इन्होंने तारीफ की है गवर्नमेंट की पॉलिसियों की, बहुत अच्छी है, बहुत बेस्ट है। इसका मतलब बिजनेसमैन फेलियर है, बिजनेस कम्युनिटी फेलियर। और बड़ा ही अच्छा एक पॉइंट आपने रियासत साहब किया है। मैं नूरुल आरफीन आपका भी चाहूंगा, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो दुरुस्त कह रहे हैं रियासत साहब, लेकिन अगर इंडस्ट्री और एलएसएम या सेक्टर्स अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे तो ये फेलियर है प्राइवेट सेक्टर का। नूरुल आरफीन साहब आप क्या कहते हैं? जी, नहायत आजिज़ी के साथ और इख्तिसार के साथ मैं ये कहूँगा, इस बात से मुझे जुज़वी तौर पर इत्तेफाक तो ज़रूर है, लेकिन ये पूछना ही था, ये आदाद व शुमार के इस गोरख धंधे में जो 75 सालों से हमें उलझाया हुआ है। एक वज़ीर आज़म आता है कहता है कि पॉइंट फ़लाना फ़लाना, और दूसरा आता है कहता है कि ये झूठ बोल रहा था अल्लाह मारा, ये पॉइंट इतना इतना है, और उसके बाद हम सब मिल कर के उसको गालियाँ दे रहे होते हैं जो चला जाता है। फिर नए वाले के लिए फिर कुछ लोग बगले बजा रहे होते हैं, कहते हैं वाह ये आया है ना, असल में तो यही है। ये खबर फिर वही वाली बात है, या तो अखबार बंद करवा दो भाई, क्योंकि हम तो पढ़ेंगे। मुल्क में 2 करोड़ 48 लाख बच्चे स्कूलों से महरूम हैं। ये स्कूल सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, कहीं के भी हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने बड़ी अच्छी तकरीर की, अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को खाक चटा दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर मैं मुर्तज़ा वहाब साहब के उस बयान का क्या करूं? वो कह रहे हैं कि कराची में सड़कों को अर्क गुलाब से धोया जाएगा। फिर मैं मोतिया के ऑपरेशन के लिए जाऊं कि मुझे कम से कम सड़कें नज़र तो आएँ जिनको वो धोने की ख्वाहिशमंद है। ये सब चीज़ें एबनॉर्मलिटी की निशानदेही करती हैं, और एबनॉर्मलिटी उसमें से कोई मुस्बत पहलू निकालना, ये मैं इससे आजिज़ हूँ भाई। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसमिशन जारी है अब तक पे बजट की, हमारे साथ जुड़े रहेगा ब्रेक के बाद साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।